ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एक तो ग्रुप में चैप्टर कितने हैं? 3। दूसरा, इन 3 चैप्टर्स में से भी जो मेजर चैप्टर है वो क्या है? टाइम एंड वर्क है। मेजर चैप्टर यही है, सही है। ये तो बाकी के चैप्टर इसके फॉलो अप चैप्टर हैं। मतलब आप पाइपलाइन सिस्टम पढ़ रहे होगे, अलग से असाइनमेंट आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको एक सेकंड के लिए भी फील नहीं होगा कि आप टाइम एंड वर्क से कुछ नया पढ़ रहे हो। आप वही चीज पढ़ रहे हो, बस नाम बदल गए हैं। व्यक्ति काम करते थे, यहां पाइप काम कर रहे हैं, टंकी काम कर रही है, सही है भाई। तो एक छोटा ग्रुप है, जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपके एटलीस्ट ये रहेगा कि हमारे अरिथमेटिक के 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। मेन कंसर्न मेरा ये नहीं है कि 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, मेन कंसर्न ये है कि एटलीस्ट इस ग्रुप को पढ़ने के बाद आप कोई भी अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको 2 से 3 सवाल मिल जाएंगे। जितना टाइम मुझे परसेंटेज और जितना टाइम मुझे प्रॉफिट एंड लॉस वाले पढ़ाने में लगेगा, शायद उतने ही टाइम में या उससे 1-2 घंटे ज्यादा में आप ये तीनों चैप्टर्स आराम से निकाल लेंगे, सही है भाई। तो ये वाला ग्रुप स्टार्ट करते हैं, सही है, और उसके बाद फिर वापस यहां से स्टार्ट ले लेंगे। पर तो आप कोई सा भी ग्रुप लो, मैंने आपसे बोला, हाँ ये बात हमेशा फॉलो करेंगे। अगर ये स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद ये पढ़ेंगे और उसके बाद ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स तीनों के तीनों एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है ये पढ़ लिया फिर ये पढ़ लिया फिर वो पढ़ लिया फिर ये पढ़ लिया, खिचड़ी नहीं पकानी है। क्लियर हो गया भाई? आपको भी मेहनत कम लगेगी। क्यों भाई? आप एक ही चीज 500 बार कर रहे हैं, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से आपने 800 सवाल कर दिए। तो शुरुआत के 200 सवाल में तो आपको हो सकता है सोचने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जब 200 बार उस काम को कर चुके हो तो धीरे धीरे वो सवाल प्रैक्टिस में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो शुरुआत करें भाई, सही है? नोट करना है? हाँ पूछो भाई। नोट्स सब बच्चों का अपना अलग अलग है। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है एकेडमिक से कि बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, हेडिंग डाल के सजा के। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रफली करते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे नोट्स अच्छे बनाओ, सजा के बनाओ या रफली बनाओ, ना बिल्कुल गलती मत करना। जितनी देर में क्वेश्चन नोट करोगे उतनी देर में उस क्वेश्चन के जैसे 3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होगे, सही है ना। असाइनमेंट जो भी मिलेगा उसको संभाल के रखो, ठीक है। कभी मौका मिले, एक फोटोकॉपी यहां से मिलती है, एक फोटोकॉपी अपने पैसे से करा लेना जब भी कहीं बाहर जाने का मौका मिले, शुरुआत में ही। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो भाई, मान लो किसी असाइनमेंट में 350 क्वेश्चन है, किसी असाइनमेंट में 350 सवाल है। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे सवालों से हम गो थ्रू होंगे। 350 सवालों में से 200-250 सवाल मैं कराऊंगा, 50 सवाल आपको घर के करने के लिए दूंगा, रूम पे करने के लिए दूंगा। फिर वो 100 सवाल जो आपको मैं करने के लिए दूंगा, उन 100 में से मान लो आपसे 50 हुए, 60 हुए, 40 नहीं हुए, फिर वो 40 आप मुझसे क्या पूछोगे? डाउट आके पूछोगे। मतलब 350 सवाल क्लास में डिस्कस हो चुके, डाउट लेके पढ़ा पढ़ू के सब, ठीक है, सही है। लेकिन अभी आपने सिर्फ इसे एक बार करा है, ये पढ़ना नहीं हुआ। होगा क्या? जब भी कोई चैप्टर खत्म हो उसके विद इन ए वीक, एक सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर आप उस असाइनमेंट को दोबारा रगड़िए अच्छे से। लेकिन जब दोबारा से रगड़ रहे हो तो ये ध्यान रखना, जो सवाल आपसे तुरंत बन गया उसे गोला मत मारो। जो सवाल पे आपने 10 सेकंड सोचना पड़ा और हो गया, उस पर गोला मारो। जो सवाल आपने पढ़ा आपसे नहीं हुआ जबकि आप क्लास में पढ़ चुके हैं, उस पर डबल गोला मारो, या अपना कोई निशान निर्धारित कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते जब आप उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, जो सवाल आपसे हुआ ही नहीं उस पर और गोला मार दो, तो आपके सामने मुश्किल से 100 सवालों का मैक्सिमम एक ग्रुप बनेगा। 100 का ही बन पाएगा, 250 सवाल आप देखते ही कर जाएंगे अगर आपने विद इन ए वीक प्रैक्टिस कर ली है। अगर आप 1 महीने बाद कर रहे हैं तो फिर ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि चीजें दिमाग से धुंधली हो चुकी होंगी, सही है। जब अगली बार रिवीजन करोगे, किनका करोगे? इन्हीं 100 का करोगे। फिर क्या होगा? जो सिंगल गोले पे था वो आपसे देखते ही बन गया उस समय, क्योंकि आप उसे 2 बार बना चुके थे। अगली बार रिवीजन के लिए सिर्फ आपके पास कितने सवाल रहेंगे? 70 सवाल रहेंगे। और अगर आपने अगले 6 महीने में चैप्टर 3-4 बार रिवाइज कर लिया, अगर कर गए, बहुत कम बच्चे ये रूटीन डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं, तो आपके पास मुश्किल से 350 सवालों में 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार इनको तो मैं हर बार रिवीजन करूंगा। और जब आपका कभी पेपर होगा, कोई भी पेपर देने जाओ, पूरा असाइनमेंट मत करो रिवाइज, यही 30 क्वेश्चन रिवाइज करो, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरे असाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर कैरी कर रहे होंगे। ये 30 क्वेश्चन रिवीजन करने का मतलब है पूरा असाइनमेंट। तो जो स्मार्ट बच्चा होता है वो पेपर से पहले पूरा रिवीजन नहीं करता है, उसके पास हर चैप्टर के 25 से 30 ही सवाल होते हैं रिवीजन के लिए, वो सिलेक्टेड होते हैं, वो उनको रिवीजन करता है, पूरा चैप्टर रिवाइज होता है, उनको रिवीजन कर। और 30 क्वेश्चन रिवीजन करने का मतलब कितने मिनट? 20 मिनट। जब आप इसे 5-6 बार पढ़ चुके होगे तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए 20 मिनट का ही खेल रहेगा। मतलब विद इन ए ब्रेक 20 मिनट्स, मैक्सिमम आधा घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज। कभी भी रैंडमली खाना खा के बैठे, 20 मिनट में चैप्टर खत्म। समझ रहे भाई? तो भाई ऐसे नोट्स बनाओ। क्वेश्चन नोट करने की गलती मत करना, टाइम वेस्टिंग है, बिल्कुल वेस्टिंग है। क्या फायदा लिखने का? सिर्फ सॉल्यूशन नोट करो नंबरिंग के हिसाब से। बाकी हाँ, एक काम करते रहना, जैसे मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उस चैप्टर का सवाल मॉक टेस्ट में आया और वो सवाल आपसे नहीं हुआ, सही है। अब नहीं सवाल होने के 2-3 कारण होते हैं। क्या वो ऐसा सवाल था कि जो आपके क्लास में वो कॉन्सेप्ट डिस्कस ही नहीं हुआ,
इसके चांस 0% रहेंगे। फिर भी मैं कहता हूं ये हो सकता है, ठीक है ना। क्या वो इसलिए आपसे नहीं हुआ कि आप उसने लैंग्वेज को इस तरह से आपके सामने परोसा कि वो लैंग्वेज आप समझ ही नहीं पाए, सही है। या वो सवाल कुछ ऐसा था कि उसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी थी कि आपको जो सिखाया गया उस कॉन्सेप्ट से वो ड्राइव हो ही नहीं पा रहा है। उस सवाल को जरूर नोट कर लेना, चाहे कहीं भी टेस्ट में दिखे, ऑनलाइन किसी टेस्ट में दिखे या ऑफलाइन किसी टेस्ट में दिखे। हर चैप्टर के वो क्वेश्चन हमेशा नोट करो जो आपसे पढ़ने के बाद सोल्व। आप एक बात बताओ यार मुझे, मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं, मान लो मैंने पढ़ाया, मान लो मैंने आपसे टाइम एंड वर्क का टेस्ट ले लिया, 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, 30 में से मान लो आपसे 25 हो गए, 5 नहीं हुए, तो भाई ये 25 आपके काम के हैं ही नहीं, ये तो आपसे हो ही गए, फिर हो जाएंगे, सही है ना। आपके काम के कौन से हैं, ये 5 हैं। मैक्सिमम बच्चे मॉक टेस्ट देते रहते हैं, स्कोर नहीं बढ़ता, आके पूछते हैं स्कोर नहीं बढ़ रहा सर, स्कोर नहीं बढ़ रहा, मैं डेली पीआईक्यू लगा रहा हूं, डेली मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, ठीक है, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा भाई, मॉक टेस्ट देने से स्कोर नहीं बढ़ता है। मॉक टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन आपके गलत हुए या नहीं हुए, आप जब उनको धीरे धीरे फिल्टर करना शुरू करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस हर चैप्टर में मुश्किल से 15-20 ही निकलेंगे। जब आप धीरे धीरे उनकी संख्या घटानी शुरू कर दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी फंसने वाली। तो भाई काम हमेशा उन पे करना है जो सवाल आपसे नहीं हुआ। आपने 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, वो 20 के 20 सवाल आपसे हो गए, उस मॉक टेस्ट ने सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कराई है, बाकी उसने कुछ आपको ऐड नहीं करा है। हाँ, मॉक टेस्ट देने चाहिए, कैलकुलेशन उससे इंप्रूव होती रहती है। तो भाई शुरुआत करते हैं फिर, ठीक है। ये नोट करना है क्या किसी को? देखो जल्दी कर लो, 5 मिनट है, जिसको भी जो करना है जल्दी कर लो फटाफट, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। काफी टाइम है हमारे पास, 12:30 तक क्लास है। मैं कोशिश करता हूं असाइनमेंट मिल जाए आपको अभी। टाइम एंड वर्क एक आसान चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है, आपके डेली रूटीन पे बेस है। अच्छा एक बात और, आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चाहे बॉटन स्ट्रीम या ट्रेन पढ़ेंगे, पूरे अरिथमेटिक में मैं आपको एक भी सिंगल फार्मूला नहीं बताऊंगा, एक भी सिंगल फार्मूले का नाम ही नहीं लूंगा पूरे गणित में, पूरे गणित में। अब जैसे हिंट देता हूं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको चाहे 3 साल का ब्याज निकालना हो या 3.5 साल का या 2.25 साल का या 1 साल 73 दिन का या 3 महीने का या 27 दिन का, चाहे 12.5% की रेट से निकालना हो, चाहे दर निकालनी हो, चाहे टाइम निकालना हो, चाहे इंस्टॉलमेंट निकालना हो, चाहे डिफरेंस निकालना हो, चाहे पैसे को घुमाना हो, रोटेट करना हो, इतने गुना हो उतने गुना हो, एक सिंगल फार्मूला मैं नहीं बताने वाला हूं, ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, ना सिंपल इंटरेस्ट में, ना प्रॉफिट एंड लॉस में, और तो और छोड़ो टाइम एंड डिस्टेंस में भी सबने फार्मूला सुना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, वो फार्मूला भी मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। बिना फार्मूले के पूरा का पूरा सिर्फ एक, अगर आपने ये संबंध समझ लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, बिना फार्मूले के आपका पूरा अरिथमेटिक रोटेट हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है, और अगर कोई चीज बताई जा रही है तो उसके पीछे का लॉजिक बता दिया जाएगा, देखो भाई ये इस वजह से हो रहा है, फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप ये समझो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अभी मिल जाएगी यार, बिना सीट के कैसे करोगे? चैप्टर नहीं, चैप्टर से पहले मिलेगी। बता देता हूं, बोल देता हूं, फोटोकॉपी में लगा देता हूं। बच्चे पूछ रहे थे कि फ्रीक्वेंसी क्या है क्वेश्चन आने की, मैं बता देता हूं। देखो भाई, दिक्कत क्या है, पहले होता था प्रीलिम्स 50 क्वेश्चन का और मेंस 100 क्वेश्चन का, मैथ में 100 का, इंग्लिश में 200 का होता था पहले। लेकिन अब प्रीलिम्स कितने क्वेश्चन का हो रहा है? 25, सीपीओ 50 का हो रहा है, सही है। अब मान लो 25 क्वेश्चन है मेरे पास टोटल, और मुझे पूरा गणित यूज करना है, तो क्या होगा, हर क्वेश्चन से क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगी। और मान लो उन्हीं चैप्टर से मुझे 50 क्वेश्चन पूछने हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी? प्रैक्टिकली बात है,
अब सही है। अब देखो होता क्या है, जैसे 5 चैप्टर्स हैं, अब एग्जामिनर क्या करता है, किसी सेट में, अब ऐसा तो है नहीं कि सब बच्चे एक ही शिफ्ट में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, लगभग 12-13 दिन एग्जाम चलता है और हर दिन 3 शिफ्टें चलती हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। मतलब टोटल मिला के सीजीएल अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो 36 सेट में एग्जाम समाप्त हो रहा है ऑन अप्रोक्स, 36-38 ऐसे सेट में, मतलब 36 बार पेपर हुआ, 36 बार अलग अलग पेपर हुआ, 36 शिफ्ट में एग्जाम समाप्त हुआ। तो एग्जामिनर क्या करता है, किसी शिफ्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल पूछेगा और किसी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट से। ऐसा रेयरली होगा कि एक ही शिफ्ट में सिंपल और कंपाउंड दोनों से सवाल आ जाए, लेकिन ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे वाले में कौन सा आएगा, समझ रहे कि नहीं। दूसरा, किसी शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल पूछेगा, किसी शिफ्ट में डिस्काउंट से, क्योंकि ये दोनों मर्जी है बेसिकली, सही है, समझ रहे हो भाई। अगर प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहा है तो डिस्काउंट को अवॉइड कर देता है, डिस्काउंट से पूछ रहा है तो, और ज्यादातर सवाल अब तो ये होने लग गया है, एक ही सवाल में दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर देता है। मतलब एक ही सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज को ऐसे ड्राइव कर देता है। एक ही सवाल में सिंपल और कंपाउंड दोनों आ जाते हैं। वो आपसे बोल देगा 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16.2/3% की दर से इतने रुपए है, मूलधन बता दीजिए। अब उसमें सिंपल भी आ गया और कंपाउंड भी आ गया। परसेंटेज से सवाल रहता ही रहता है। तो देखा जाए तो इन 3 चैप्टर से मिनिमम 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। चौथा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो परसेंटेज का नहीं, वो परसेंटेज की भाषा में किसका आ रहा है, डीआई का आ रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन का आ रहा है, सही है। फिर आते हैं यहां पे टाइम एंड वर्क में। इन 3 चैप्टर से हमेशा कितने सवाल रहते हैं, ये मैं 25 में से बता रहा हूं, 25 में से 3 का मतलब है 12%, 25 में से 2 का मतलब है 8%, सही है। अब जैसे अभी 2025 का एग्जाम हुआ, सितंबर में हुआ है ना सीजीएल, 12 सितंबर से शुरू हुआ था, तो मैंने उसको एनालिसिस किया उसके पेपर को, तो मैंने क्वेश्चन भी फिल्टर किए इन चैप्टर्स के। मैं दूंगा आपको 2025 में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस के लिए कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, आप जो असाइनमेंट पढ़ रहे हो उसके लेवल के सामने वो क्या है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। अब हुआ क्या भाई, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो देखो 2 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, टाइम एंड वर्क से एक पक्का आ रहा है, टाइम एंड वर्क से एक पक्का आ रहा है। कभी कभी क्या कर रहा है, टाइम एंड वर्क के साथ दूसरा क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस का लगा रहा है, कभी कभी टाइम एंड वर्क के साथ दूसरा क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का लगा रहा है, कभी कभी 1-2 सेट में मैंने ऐसा देखा टाइम एंड वर्क के साथ दूसरा सवाल टाइम एंड वर्क का ही फंसा दिया उसने। तो 2 सवाल पक्के हैं, समझ रहे भाई। अब जैसे ये आपके 3 चैप्टर्स हैं, यही कहानी यहां से भी है, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी रेशो प्रपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन से आ रहा है, कभी मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप से एक आ रहा है, कभी इससे आ रहा है, सही है भाई। टाइम एंड डिस्टेंस से यहां से भी कितने सवाल निकाल के ला रहा है, 2 से 3 सवाल लेके आ रहा है। ज्यादातर सवाल बाद में आके किस पे बना रहा है, वो 3-4 सवाल डीआई पे बना रहा है। और डीआई भाई कोई चैप्टर नहीं होता है, डीआई का मतलब है लैंग्वेज में आंकड़े ना बताकर आपके सामने एक डायग्राम बना दिया और आपने डायग्राम से डाटा उठाना है कि इस साल का प्रोडक्शन इतना, इस साल का प्रोडक्शन इतना, इस साल के प्रोडक्शन और इस साल के प्रोडक्शन का अनुपात इतना, या कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम। तो ये है इनका, ये मतलब कुल मिला के ये है, ग्रुप के हिसाब से पेपर तैयार हो रहा है, ठीक है ना। उसको पता है कि, उसको ये पता है पेपर बनाने वाले को, उसके पास इतनी समझ तो है कि अगर वो पाइप एंड सिस्टम से सवाल उठा रहा है तो इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली किससे उठा लिया, टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट से ही उठा लिया। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट से उठा रहा है तो उसने कहीं ना कहीं किसका उठा लिया, परसेंटेज से ही उठा लिया। अच्छा ये बताओ आप, चलो आपने अभी तक अर्थमेटिक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं इतनी समझ आप सबके पास है। आप मुझे एक सिंगल सवाल सोच के बताना, एक सिंगल, बस एक, जो इन 5 चैप्टर्स में से किसी भी का हो, किसी का भी, आसान से आसान, जो इस यूनिट से कनेक्टेड ना हो। सिर्फ एक सवाल मुझे सोच के बता दो, एक सिंगल सवाल सोच के बताओ इनमें 5 में से किसी भी चैप्टर का जो इस यूनिट पे डिपेंड ना करता हो। चलो इतनी जल्दी नहीं सोच पा रहे होगे, किताब तो होगी सबके पास कोई ना कोई, रिसर्च करना जाके 5 चैप्टर के हर सवाल को ध्यान से पढ़ना, करना मत, बस ऐसे पढ़ना और ये डिसाइड करना कि आप एक सवाल ऐसा ढूंढ पाए जो सवाल इस यूनिट पे डिपेंड नहीं करता था। क्या आपसे वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे सवाल पूछेगा कि राम ने वस्तु 70 रुपए की खरीदी, 80 में बेची, कितने रुपए कमाए। और अगर ये पूछेगा भी, अगर ये बकवास सवाल पूछ भी रहा है तो ये नहीं पूछेगा कितने रुपए कमाए, पूछेगा कितने प्रतिशत लाभ कमाया। अगर इतना बकवास सवाल पूछना भी है तो भी ये नहीं पूछेगा कितने रुपए कमाए, ये पूछेगा कितने परसेंट लाभ कमा लिया, समझ रहे भाई। तो बेसिकली ये 5 की 5 चैप्टर्स 100% यूनिट से कनेक्टेड है, सही है। चलो शुरुआत करें भाई, तो चैप्टर शुरू करते हैं भाई मेरे, टाइम एंड वर्क। चलिए आपका अरिथमेटिक स्टार्ट होता है आज से, हालांकि 2 महीने लेट शुरू हो रहा है भाई। मैं जिंदा रहा तो रेगुलर चलेंगी और मुझे कुछ हो गया तो फिर देखा जाएगा, है? हाँ, सर्कुलर रेस के सवाल 2 तरह के टॉपिक में आते हैं, एक तो एचसीएफ एलसीएफ में आते हैं
और एक रेस में भी आते हैं। सर्कुलर रेस का मतलब एलसीएम एसएम में कब आते हैं? आप ये पूछ रहे ना सर्कुलर रेस, वो दो टॉपिक में आते हैं सवाल, इसमें भी आएंगे और एलसीएम एसएम में भी आएंगे। एलसीएम एसएम में आते हैं पहली बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे। इसमें आते हैं कितनी मीटर से हरा रहा है या कितने मीटर से जीत रहा है। तो दोनों टॉपिक में आते हैं वो सवाल। चलिए आते हैं भाई टाइम एंड वर्क। अब आपसे बात करते हैं। अच्छा बताओ भाई, किसी भी कार्य को करने के लिए छोटी छोटी बातें करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक पे लेके चलता हूं। ये बताओ भी कार्य, सबसे पहली बात, किसी भी कार्य को करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एफिशिएंसी की। ठीक है, मैंने मान लिया आपके पास एफिशिएंसी है, कूट कूट के भरी हुई है, सही है। मान लीजिए आपके पास क्षमता है कि आप ये सारी किताब निकाल सकते हैं बाहर, कुछ भी काम मान लो, लेकिन आपके पास काम करने का समय ही नहीं है और क्षमता कूट कूट के भरी हुई है। कर लोगे काम? काम करने के लिए सबसे रिक्वायरमेंट क्या है भाई? समय की। चलिए मान लीजिए आपके पास समय ही समय है, दिन भर खाली पड़े हो, कोई काम नहीं है, क्षमता नहीं है आपके पास उस काम को करने की, कर लोगे? तो कार्य करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। किसकी? एफिशिएंसी और टाइम। तो भाई कोई भी कार्य तभी संभव है जब दोनों चीजें हों अवेलेबल, क्षमता भी हो और समय भी हो। क्षमता है समय नहीं है तो भी कार्य नहीं हो सकता, समय है क्षमता नहीं है तो भी कार्य नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो कार्य है ये दो चीजों से जुड़ा हुआ है। एक आपकी क्षमता, क्षमता मतलब एफिशिएंसी, और दूसरा आपका समय मतलब टाइम। अच्छा, अब ये जो क्षमता और समय है ये किसी भी कार्य को करने के लिए जरूरी चीज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिहेव करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जो होता है वो बताता हूं। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिहेव करते हैं। समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब विद क्रमानुपाती। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अपोजिट बिहेव करना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम बिहेवियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मैं बढ़ूंगा आप भी बढ़ेंगे, मैं घटूंगा आप भी घटेंगे। इनवर्सली का मतलब है मैं बढ़ूंगा तो आप घटेंगे और मैं घटूंगा तो आप बढ़ेंगे। तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लॉजिकल सोच लो, अगर किसी कार्य पे आपकी क्षमता बढ़ रही है, आपकी सवाल सोल्व करने की स्पीड बढ़ रही है, सवाल सोल्व करने की क्षमता बढ़ रही है, तो सवाल पे लगने वाला समय कम हो जाएगा। अगर मेरी दौड़ने की क्षमता बढ़ रही है तो उस यात्रा में लगने वाला समय कम हो जाएगा। अगर मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस कार्य पे धीरे धीरे समय क्या होता चला जाएगा। ये लॉजिकल बात है, इसमें कोई गणित नहीं है। तो भाई जो एफिशिएंसी होती है और जो समय होता है एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात प्रैक्टिकली सबको क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप उसका आंसर एक ही सेकंड में दे देंगे, मुझे पता है। फिर उसके बाद में एक और सवाल पूछूंगा, मेन सवाल दूसरा वाला है। मैं जैसे लिख रहा हूं भाई, कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, सुनना मेरे एक शब्द को, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। किसी कार्य को, एक शब्द सुनना, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, आप बता देंगे, मुझे पता है। बताइए, एक ही प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता क्या है? एक ही प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता क्या है? 1/, कोई ऐसा है जो 1/10 के अलावा और कुछ बोल रहा हो? नहीं है। आपने बताया भाई 1/10। कैसा है भाई 1/10? सबसे पूछूंगा, सब सोच के बैठो। मैं ये नहीं कर रहा हूं 1/10 सही है गलत है, मैं जानना चाहता हूं आपने 1/10 बोला कैसे। एक एक करके पूछ लूंगा सबसे। हाँ बताओ। पूरा काम तो कार्य करने की क्षमता क्या हुई? 1। आपने 1 बोला, बैठ जाओ। ठीक है, सुन, ध्यान रखना भी जिन्होंने क्या बोला है। आप बताओ। और कौन बोलना चाहता है? आप बताओ। वर्क हमेशा 1 होता है, 1 माने। इन्होंने बोला वर्क को 1 माना। ठीक, और कोई? एक दिन में जितना कार्य किया वो उसकी क्षमता है, इसलिए एक दिन का कार्य 1/10 हुआ। आपको यह कैसे पता चला कि एक दिन का कार्य 1/10 हुआ? मैं सुनना चाहता हूं सबके विचार। हाँ बोलो।
टोटल कार्य 1 कहाँ है? मैं मान रहे हैं, हाँ ठीक है। और कोई है? देखो भाई आप सब, हाँ ना ना वो सिस्टम ना है। और कोई? देखो भाई आप जो सब बोल रहे हैं ना, आप सब धुंधली धुंधली बात बोल रहे हैं, स्पष्टता नहीं है। देखो आप मुझसे ये कहते हैं ना एक ही प्रतिदिन कार्य क्षमता 5 है, मैं गलत उसे भी नहीं बोलता, बस मैं पूछता क्यों। अब समझना में बहुत बारीक सा अंतर है, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीजें, तब आप समझ पाओगे। जिस तरीके से आप मुझे 1/10 बता रहे हैं, जो इसके पीछे का लॉजिक दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो बात बोला कि हमने 1 माना, आप बेसिकली क्षमता बता ही नहीं रहे हैं। आप बता रहे हैं क्षमता का कार्य के साथ संबंध, क्षमता का कार्य के साथ संबंध। मैं बताता हूं, चीजें क्लियर करता हूं। जैसे एक बच्चे ने बोला कि मैंने काम को 1 माना। अच्छा एक बात बताओ भाई, यहां से दिल्ली मान लो मैं गाड़ी से 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, चलो 3 मान लो, राउंड फिगर लेते हैं। मैं यहां से दिल्ली गाड़ी से 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मेरी स्पीड बताओ, बता सकते हो क्या? बता दो 1/3 बता सकते हो क्या मेरी स्पीड? नहीं बता सकते ना। तो भाई मेरे, अच्छा बताओ, तुमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब तक डिस्टेंस नहीं पता होगी, क्या स्पीड बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसी तरह ये जो क्षमता होती है, ये जो एफिशिएंसी होती है, ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक क्या नहीं पता होगा? वर्क नहीं पता होगा। ये बेसिकली दोनों चीजें बिल्कुल सेम बिहेवियर करती हैं। स्पीड मतलब एफिशिएंसी। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ सकता हूं, तो वो मेरी दौड़ने की क्या है? क्षमता है। मुझे 50 किलोमीटर दौड़ना है, बेसिकली वो मेरा क्या है? काम है। और क्लियर है कि नहीं? तो भाई जब तक वर्क नहीं पता होगा, आप क्षमता बता ही नहीं सकते। जो बच्चे 1/10 बता रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो बोला कि हमने 1 माना, जिन बच्चों ने नहीं बोला, उन्होंने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं किताबों में हमेशा ऐसा पढ़ते हुए आए हो कि एक काम 10 दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम 1/10, 20 दिन में करता है तो एक दिन का काम। तो भाई जाने अनजाने में आपने काम को कितने यूनिट लेट कर लिया है? 1 यूनिट लेट कर लिया है, जाने अनजाने में। ये आपने लेट किया है, ये आपने माना है, सही है। अब जैसी काम को आपने 1 यूनिट माना, अब जानबूझ के माना कि अनजाने में माना कि किताबों में ऐसा पढ़ा हुआ है, तो तुरंत आपकी क्षमता निकल के आ गई कि 10 दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम 1/10। अभी बताओ, क्या 1 यूनिट मानने के लिए किसी ने बोला था? अपनी मर्जी से ही तो माना है। सवाल में तो कहीं नहीं था कि 1 यूनिट काम है, उसने बोला किसी कार्य को कर सकते हैं। तो जब अपनी मर्जी से ही मानना है, तो हम ऐसा काम क्यों मान रहे हैं कि हमारी क्षमता फ्रैक्शन में आए? पूरा चैप्टर तो क्षमता पे ही चलेगा ये। तो ऐसी क्षमता क्यों पैदा कर रहे हैं जो बाद में हमें ही परेशान करे, जिसे हम उंगलियों पे ना जोड़ सके ना घटा सके। टाइम एंड वर्क में कैलकुलेशन मात्र 10% रहेगी। मतलब किसी भी सवाल में कैलकुलेशन का हिस्सा नंबर्स को जोड़ना, नंबर्स को घटाना, मल्टीप्लाई करना और भाग करना, छोटे छोटे नंबर्स को। सारा चैप्टर कौन लैंग्वेज का है ये। तो भाई ऐसी एफिशिएंसी क्यों पैदा कर रहे हो खुद, जो उंगलियों पे ना जोड़ी जा सके ना घटाई जा सके? आपके ही हाथ में है, आपको ही मानना है। अब कोई बच्चा बोले मैं काम को 10 यूनिट मानूंगा, जैसे इन्होंने बोला कि काम हमने कितने यूनिट माना? 10। अब बताओ एक ही प्रतिदिन कार्य क्षमता कितनी हो गई भाई? भाई 10 दिन में 10 यूनिट, तो प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता। अच्छा एक चीज और, क्षमता होती क्या है बेसिकली ये भी समझ लो भाई। भाई मेरे ये जो क्षमता होती है, ये जो एफिशिएंसी होती है, इसे आप सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं। क्षमता होती है पर यूनिट समय में किया गया कार्य। मैंने ये नहीं बोला पर डे किया गया कार्य, मैंने बोला पर यूनिट समय में किया गया कार्य। अब ये पर यूनिट समय क्या है, इसके बाद इसके पीछे का बताते हैं। पर यूनिट समय, अगर क्वेश्चन डेज में है तो पर डे किया गया कार्य क्षमता कहलाएगी। क्वेश्चन अगर आवर्स में है तो पर आवर किया गया कार्य क्षमता कहलाएगी। क्वेश्चन अगर मिनट में है तो पर मिनट किया गया कार्य क्षमता कहलाएगी। क्वेश्चन अगर सेकंड्स में है तो पर सेकंड किया गया कार्य क्षमता कहलाएगी। तो भाई एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है? पर यूनिट समय में किया गया कार्य। गाड़ी का मीटर कभी देखा है या बाइक का मीटर देखा है? उसमें मीटर के बीच में लिखा रहता है किलोमीटर पर या ओब्लिक मीटर पर। जो स्पीड कार होती है, रेसिंग कार होती है, उसमें 2 तरह के मीटर होते हैं, एक किलोमीटर पर आवर का और एक मीटर पर सेकंड का, कि इतने सेकंड में कितनी चली गई। समझ रहे भाई? तो मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितने मीटर चली, काम किया, 1 घंटे में कितनी चली। तो भाई क्षमता होती है बेसिकली पर यूनिट समय में किया गया कार्य।
इसका मतलब ये हुआ अगर काम 10 यूनिट है और आप उसे 10 दिन में कर रहे हैं तो भाई बताओ क्षमता कितनी आई? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम 10/10 कितना? 1। एक तीसरा बच्चा बोलेगा जी मैं तो काम को 20 यूनिट मानूंगा, मेरा मन है। जब मानना ही है तो सब मानो अपने अपने काम को। बताओ अब क्षमता कितनी आई? एक और बच्चा है वो बोलेगा जी मैं तो काम को 29 यूनिट मानूंगा, मेरी मर्जी, मान ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्षमता कितनी आई? 2 पॉइंट। एक और बच्चा है वो बोलेगा मैं तो जी काम को 50 यूनिट मानूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मानो। क्षमता बताओ। एक और बच्चा है जो बोल रहा है मैं तो काम को कितने यूनिट मानूंगा? 100 मानूंगा। क्षमता बताओ भाई? 10। तो बेसिकली क्षमता का जनरेट होना डिपेंड किस पे करता है? कार्य पे। किस पे डिपेंड करता है भाई? कार्य पे डिपेंड करता है। लेकिन अब उस पॉइंट पर आते हैं जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था। आप काम कोई भी मान लो, कुछ भी मानो, क्षमता तो जनरेट हो ही जाएगी। लेकिन एक चीज आप नहीं बदल सकते, वो जो आप मुझे बता रहे थे 1/10, वो है क्षमता का कार्य के साथ संबंध। देखिए 1/10 1 का कौन सा भाग है? 1/10वां भाग है। ध्यान देना भाई। 1 10 का कौन सा भाग है? 1/10वां भाग है। 2 20 का 1/10वां भाग है। 2.9 29 का 1/10वां भाग है। 5 50 का 1/10वां भाग है। 10 100 का 1/10वां भाग है। तो बेसिकली वो जो 1/10 है वो है क्षमता का कार्य के साथ संबंध, कि क्षमता कार्य का इतना भाग होगी। अगर काम 10 दिन में हो रहा है तो क्षमता कार्य का 1/10 होगी। काम अगर 20 दिन में हो रहा है तो क्षमता कार्य का 1/20 होगी। लेकिन वो 1/10 वैल्यू में 1/10 ही रहेगा, या 1 होगा या 2 होगा, ये डिपेंड करता है आपने काम क्या कंसीडर किया है। होगी तो 1/10 ही, लेकिन किसका 1/10? अब काम अगर आप 1 ही मान लेंगे तो 1 का 1/10 फिर 1/10 ही रह जाएगा। लेकिन आप 10 मान लेंगे तो वो 1/10 ना रहकर कितनी हो जाएगी? 1। काम आप कुछ भी मानिए, आंसर पे कोई फर्क है? तो भाई काम हमेशा कैसा मानना चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना आए। दुनिया का कोई भी काम मान सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना आए। क्लियर है? इतना बड़ा भी मत मानो कि नंबर बड़ा हो जाए, इतना छोटा भी मत मानो कि फ्रैक्शन में आ जाए। छोटे से छोटी संख्या मानो, लेकिन ऐसी मानो जो आपके समय से कट जाए और काम किस में आ जाए। सही है? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे भी मान लो आपसे कोई कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और भाई बी इस काम को मान लीजिए 30 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। काम दोनों के लिए बराबर है। बताओ क्या काम माने? 60 मान ले। काम ऐसा मानो जो इनसे क्या हो, कट जाए, मतलब 20 से भी कट जाए। और अब बताओ 20 और 30 से कटने वाली सबसे आसान छोटी संख्या। मैं फिर कह रहा हूं 60 मानना मजबूरी नहीं है, सुविधा है। तुम 60 की जगह 59 भी मान लोगे, आंसर पे कोई फर्क है? बस आपकी कैलकुलेशन की स्पीड पे पड़ेगा। समझ लो कि नहीं? मान कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई जैसे ही मैंने काम को 60 यूनिट माना, अपनी मर्जी से माना, कोई कुछ भी मान सकता है, तुरंत ए ने अपनी एफिशिएंसी जनरेट कर दी। अच्छा एक चीज और, आप काम कुछ भी मानिए, करेगा तो ये 10 दिन में ही, ये बात फिक्स है। आप काम यहां पे रख दो 1 लाख यूनिट, आप काम यहां पे 10 लाख यूनिट रख दो, 1 लाख यूनिट रख दो, आप इसे बोल दो कि पूरी धरती का चक्कर लगा के आना है, करेगा तो ये जैसा काम रखोगे उसी के हिसाब से ही अपनी एफिशिएंसी जनरेट करके रख देगा कि इस काम के हिसाब से मेरी एफिशिएंसी ये रहनी चाहिए। अब सही है भाई? तो जैसे मैंने यहां पे 60 यूनिट काम माना, ए ने तुरंत अपनी एफिशिएंसी फेंक के मारी कितनी, और बी ने अपनी एफिशिएंसी फेंक के मारी कितनी, 2। मतलब, और अभी अभी मैंने आपसे बोला एफिशिएंसी क्या होती है भाई? पर यूनिट समय में किया गया कार्य। इसका मतलब ए की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता और बी की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता। ए क्योंकि क्वेश्चन डेज में है, इसका मतलब ए डेली 3 यूनिट काम करेगा और बी डेली, और सोच के देखो ना, डेली 3 यूनिट करेगा तो 20 दिन में, डेली 2 यूनिट करेगा तो 20 दिन में। सही है? अब सबसे थका हुआ, सबसे बेकार सवाल जो टाइम एंड वर्क में बनता है, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो भाई ये बताओ, जब ए और बी मिलकर करेंगे तो क्षमता मिलकर काम करेगी, दोनों की क्षमता मिलकर 5, और काम कितना है 60/5। आंसर भाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सबसे बेकार सवाल यही है टाइम एंड वर्क का। सही है? अच्छे भी करेंगे सवाल भाई। किसी भी कार्य पे कितना समय लगेगा यह डिपेंड करता है कि कार्य कितना है और उस कार्य पे यूज होने वाली एफिशिएंसी कितनी है। मैंने लिखा है यूज एफिशिएंसी,
कितनी एफिशिएंसी उस कार्य पे यूज की जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, मैं डेली 2 बाल्टी पानी भरता हूं, मुझे 20 बाल्टी पानी भरना है, 10 दिन लगेंगे, कैसे पता करा? तो ये कोई फार्मूला थोड़ी है, ये कॉमन सेंस है भाई। तो उस चीज को मैंने यहां पे शब्दों में लिख दिया कि टाइम बराबर क्या होता है भाई, वर्क अपॉन यूज एफिशिएंसी। सही है। अब जैसे एक और सवाल एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, तब तक असाइनमेंट आ जाएगा, मैं पीपीटी लगा देता हूं, फिर पीपीटी से डिस्कस करेंगे। भाई मान लो ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी मान लीजिए भाई इसी काम को 30 दिन में कर रहा है। बताओ भाई काम क्या माने है जी, 60 यूनिट मान लें। 60 क्यों माना? तीनों से कट रहा है। बोलो भाई क्षमता 5 बोलो, और बोलिए भाई अब जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की क्षमता मिलकर काम करेगी। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करें तो लगने वाला समय, कार्य कितना है, क्षमता कितनी, और समय कितना लगेगा भाई, 6 दिन का लगेगा। एक चीज और, जैसे इसी सवाल को कोई बच्चा सोचे, अगर किसी के दिमाग में 1% ये सवाल आ रहा हो और हेजिटेशन की वजह से ना पूछ रहा हो, भाई काम जरूरी नहीं है 60 माने, कुछ भी मान लो, जैसे 120 मान लो, चलो मान लिया 120। बताओ भैया की क्षमता, बोलो। आपने काम बढ़ाया, उन्होंने क्षमता बढ़ा दी। सही है। अब बताओ अगर दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितना है, और यूज होने वाली क्षमता 10। समय भाई आंसर तो घुमा फिरा के वही आएगा। अब मैं कोई ऐसी संख्या मान लूं जोश में आके कि काम मानूंगा 29। सही है। एफिशिएंसी आएगी 29/20, 29 कैलकुलेशन तो आगे मुझे ही करनी है ना, तो वो गड्ढा क्यों खोदे जिसमें खुद ही डूब ना हो, वो गड्ढा खोदना ही क्यों है। तो भाई काम हमेशा ऐसा मानो कि आपकी एफिशिएंसी साधारण नंबर में रहे। अभी बताओ क्या यहां एफिशिएंसी जोड़ने के लिए पेन की जरूरत थी? अभी मैं यहां पे काम 1 यूनिट मानता, यहां 1/12, यहां 1/20, यहां 1 फिर पेन उठाना पड़ता है। सही है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब जितनी भी चीजें सीखेंगे सवालों के साथ साथ सीखते चलेंगे कि सवालों में कैसे कैसे मोड़ आता है। तुम्हें कुछ नोट करना है इसमें से, ये सब नोट कर लो, छोटा छोटा पॉइंट, एक एक लाइन का। जब भी कभी एक बात और, आप जब भी भविष्य में कोई चैप्टर रिवीजन करेंगे उसका पहला पेज ही इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर का पहला पेज। ये छोटी छोटी बातें आपको रिकॉल करती है कि अच्छा इस चैप्टर में ये बातें घूमती है, ये बातें नोट हुई थी, ये बातें हुई थी। तेज करें। टाइम एंड वर्क में काफी वैरायटी है, ग्रुप काम करेंगे, बीच में काम छोड़ के जाएगा कोई। अब असाइनमेंट आएगा तो आप उसमें थोड़ा देखेंगे। उस असाइनमेंट में बस एक चीज नहीं है, वो मैं आपको अलग से जैसे ही चैप्टर खत्म होने वाला होगा 2 पेज का असाइनमेंट और दूंगा। अभी जो सितंबर में पेपर हुआ है ये वाला, उसके क्वेश्चन अपडेट नहीं है, बाकी 2024 दिसंबर तक के सारे एग्जाम्स उसमें अपडेट है। सही है। हालांकि अब जो नए असाइनमेंट जिस बैच में जा रहे हैं उसमें है, अपडेट में करा रहा हूं। तो जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो सितंबर 2025 में जितने भी क्वेश्चन पाइपलाइन सिस्टम में तो करा दिया है अपडेट, वो तो असाइनमेंट के साथ ही आ जाएगा। तो इसमें जितने भी सवाल आए वो अलग से टाइप हो रहे हैं अभी, तब तक 1-2 दिन में, जब तक हम जाएंगे 1-2 वीक में वहां तक, वो मैं अलग से आपको दूंगा। जितने भी वो सवाल है 30-40, और मैं कराऊंगा भी नहीं, मैं आपको दूंगा और आपसे बोलूंगा आप करो पहले इन्हें, फिर आप मुझे बताना आप में उसमें से कितने नहीं हुए आपसे। सही है। फिर उनको डिस्कस करेंगे डाउट में। हाँ, डिफरेंस कुछ नहीं है भाई। नहीं देख, मालिक तो अलग अलग है, डिफरेंस तो ये है ही आप किस पॉइंट से पूछ रहे हैं, कि एग्जाम के लेवल के पॉइंट से पूछ रहे हैं, लेवल के पॉइंट से पूछना चाह रहे हैं ना। हाँ, यही मैं कह रहा था
कि मैं 2025 के क्वेश्चन में क्यों अपडेट करा रहा हूं? इसी कारण से कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भ्रम है कि सवाल ऐसे पूछ रहा है, सवाल ऐसे पूछ रहा है। मैंने एनालिसिस किया है, उसने क्या किया है, अगर मैं आपको बताऊं, टाइम एंड वर्क की बात बता देता हूं, या पाइपलाइन सिस्टम की बताता हूं, ठीक है। मैंने जैसे क्वेश्चन निकाले, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो पहले टीसीएस कराता था उससे कुछ उसने अलग पूछ लिया है। शुरुआत में हुआ क्रिएट कर दिया, शुरुआत में हुआ क्रिएट हो गया कि ऐसा पूछेगा वैसा पूछेगा, सवाल वर्जिन है। अरे कहां से वर्जिन सवाल हो गए? डाटा ही तो चेंज कर लेगा। वर्जिन सवाल का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज तक किसी ने देखा ही ना हो, और चलो मैंने मान लिया सोच भी लिया, कितने सोच लेगा? पूरे गणित में 2 3, और अगर एक बार वो भी सामने आ गए तो डिस्क्लोज। हालांकि तो अब तो इतने, पहले क्या होता था ना, 2 दिन में पेपर समाप्त होता था जब ऑफलाइन होते थे। अब तो इतने ज्यादा एग्जाम हो रहे हैं, 36 शिफ्ट आ रही है कि एक कैलेंडर में हर कॉन्सेप्ट वापस रिपीट होता ही होता है। हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। अब ये नहीं पता किसकी शिफ्ट में कौन सा हो रहा है। तो भाई लेवल बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, लगभग वही है, कुछ नहीं बढ़ा है ये तो पीछे पड़ जाता है। टीसीएस की एक आदत थी, वो क्या करता था, आप 2025 का उठाना, 2024 का, अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट का सवाल पूछ लिया है तो अगले 4 दिन इंस्टॉलमेंट का ही सवाल पूछेगा। तो वो जो रोक लगी ना कि डिस्कस नहीं कर सकते, अब एसएससी ने रोक लगा दी है कि टीचर जो है, जब तक पेपर एसएससी की तरफ से आउट नहीं होएगा, आंसर की वगैरह सब रिजल्ट, तब तक आप ऑनलाइन पेपर को डिस्कस नहीं कर सकते, जबकि पेपर है सबके पास। वो इसलिए कर दिया, जैसे मेरा पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ, मैंने बता दिया भैया एक क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से आया है। अब आदत ये थी कि अगले 4-5 शिफ्ट में क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से आता जा रहा है, या कोई नई टाइप से सवाल आ गया तो मैंने तो बता दिया इस टाइप से आ रहा है, तो बच्चे उस टाइप को क्या कर रहे हैं, फिर रिवीजन कर रहे हैं, तो वो रिपीट मारता रहता है एक ही टाइप को, पीछे पड़ जाता है। 1 मिनट रुको, पीपीटी लगा देता हूं। बाकी मेरे बोलने से अच्छा है, मैं आपको जब 2025 में जितने सवाल आए मैं दूंगा आपको फोटोकॉपी करा के, सही है। आप खुद ऑब्जर्व करना कि आपकी रीच से बाहर है, या आपकी रीच से नीचे है, या आपकी रीच से ऊपर है, आपके असाइनमेंट से ऊपर है नीचे है, आप खुद देखना। अभी जो असाइनमेंट आएगा वो 34 पेज का है, हाँ? वो पूरा टाइम एंड वर्क है, पूरा टाइम एंड वर्क है सिर्फ। इसके बाद फिर पाइपलाइन सिस्टम आएगा, वर्क एंड वेजेस आएगा। 34 पेज मतलब ऐसे नहीं है, आगे पीछे मिला के 34 पेज कितने हुए, 17, 34 से 35, इसलिए टाइम लग रहा है। अरे तो कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का 52 पेज का असाइनमेंट है, परसेंटेज का भी लगभग 50 के आसपास का ही है। बताओ 1 मिनट, हाँ हाँ, सारे काम मैं ही कर रहा हूं, तुम कुछ मत करना। चलो सबसे छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं भाई, ये तो कर लिया, कितना आ रहा है इसका बताइए। भाई अब पेन चलाओ जल्दी जल्दी। भाई ए काम को कितने दिन में कर रहा है, बी 15 दिन और सी 20 दिन। काम बताइए, 60 मारने की कोई विशेष वजह, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। तीनों मिलकर करेंगे, तो भाई जब तीनों मिलकर करेंगे तो जो समय लगेगा, वर्क अपॉन यूज एफिशिएंसी, सही है, कितना, ये 15 होगा शायद। कोई आंसर की में देख लेना कौन सा टिक, उसमें सारे करेक्शन हो रखे हैं, ठीक है, उसमें आप टेंशन ना लो। इसे बताओ, भाई x प्लस वाई मिलकर, चलो एक आध सवाल मुझे मौका दो करने का, फिर आपको ही करने हैं, चिंता मत करो। कितने दिन में कर रहे हैं, और भाई x अकेले 45 दिन में। काम बताइए, काम 90 यूनिट, 90 इकाई। भाई क्षमता बताइए, और बस ये बात ध्यान रखना, किसी भी कार्य पे मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज 2 4 10 सवालों तक जाते जाते दिमाग में सेट हो जाए। किसी भी कार्य पे लगने वाला समय निर्भर करता है कि कार्य कितना है और कार्य के ऊपर इस्तेमाल होने वाली क्षमता कितनी है। तो वो आपसे कह रहा है बताइए y अकेले कितने समय में करेगा,
तो भाई y अकेले कितने समय में करेगा, ये y की क्षमता ही बता सकती है। जब तक y की क्षमता नहीं पता होगी काम का समय पता ही नहीं सकते। ये बताओ भाई किसकी क्षमता है, तो x की क्षमता E फॉर एफिशिएंसी 2 और x प्लस y की क्षमता, तो बताओ भाई y की कितनी, कॉमन सेंस है, सही है। तो y जब ये काम करेगा तो 90 यूनिट काम को एक की क्षमता से 90 ही दिन में करेगा। अच्छा अब काम तो ऐसे मान लेते हो आप, ठीक है। मान लीजिए कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं लिख रहा हूं बस ऐसे, ए किसी काम को 12.5 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 37.5 दिनों में कर रहा है और सी उस काम को 16/2/3 दिनों में कर रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, वो तो जाएगा ही। देखिए भाई बस ये समझाना चाहता हूं, अगर कभी समय फ्रैक्शन में आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ड्राइव करना। बताओ भाई पहली बात तो ये 12.5, 12 दूनी 24, 25/2 दिन, 75/2 दिन और 50/3 दिन। सुनना भाई ध्यान से, अगर कभी समय फ्रैक्शन में हो और आपको काम मानना है तो भाई सिर्फ ऊपर वाले के हिसाब से मानेंगे, नीचे क्या है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 2 है या नीचे 3 है, काम मानते समय नीचे वाले आंकड़े के बारे में सोचना भी नहीं है, काम सिर्फ किसके हिसाब से मानिए, ऊपर वाले के हिसाब से। क्यों अभी बताते हैं। 25, 75, 50, 150 कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, 150 मैंने काम मान लिया 150 यूनिट। अब सुनो ये 2, 2 और 3 क्यों काम के नहीं है, एफिशिएंसी निकालने के लिए आप 150 को किससे भाग दोगे, 25 से नहीं, 25/2 से। अभी बताओ जब 150 को 25/2 से भाग दूंगा तो क्या ये 2 डिवाइड करने के प्रोसेस में काम हो रहा है, ये 2 तो उठ के कहां चला जाएगा, ये तो डिवाइड वाले कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो रहा है। 25 सिक्का 6 दूनी, अच्छा 150 75 से कितनी बार कटा, 2 दूनी, 50 से 3, 3 दूनी, सॉरी कितना आया भाई, समझ गए। तो अगर कभी समय फ्रैक्शन में आए तो टेंशन नहीं लेना है, काम सिर्फ ऊपर वाले के हिसाब से लेके चलना है, सही है। नीचे 2 हो, 3 हो, 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे ए, बी और सी अगर मिलकर कार्य करें तो भाई कार्य कितना है 150 और यूज होने वाली क्षमता 25, कितने दिन, सही है। बताइए नोट करना है कौन सा, ये करो करो करो। नोट सबको एक साथ ही दे देना, हाँ ये फिर बाद में पता कैसे चलेगा कौन किसको मिली किसको नहीं मिली। हो गया भाई। नोट हमेशा स्पीड से क्या करो दोस्त, समझो हमेशा धीरे धीरे बेशक। तीन सौ लगभग इसमें क्वेश्चन है, 300 है, 300 कितने, 304। इसमें अभी 30 क्वेश्चन और ऐड होंगे 2025 वाले। ये मान लो लगभग 350 350 का असाइनमेंट है। पाइप एंड सिस्टम का है लगभग 200 250 के आसपास, 350 250 400 600 और वर्क एंड वेजेस, मतलब ये पूरा ग्रुप मिला के आपको 650 के आसपास सवाल हो जाएंगे पूरे ग्रुप से। आइए भाई इसे देखते हैं, देखना ध्यान से। अब भाई वो कह रहा है, एक सवाल मैं कराता हूं, ए प्लस बी मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं और बी प्लस सी 15 दिन में कर रहे हैं और सी प्लस ए 20 दिन में कर रहे हैं, सही है। बताओ काम बताइए, 60 मान ले क्षमता। भाई ये 5 क्षमता किसकी है, ए प्लस और ये 4 बी प्लस सी की, और ये 3 सी प्लस, तो डबल ए डबल बी और डबल 5 और 4 9 और 3। तो ये जो 12 एफिशिएंसी आई, इस 12 एफिशिएंसी में कौन कौन है, डबल ए है,
डबल बी है और डबल सी है। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 रही होगी। बोलो भाई। अब मुझे बताओ, हालांकि वो तो यही पूछ रहा था मिलकर कितने समय में करेंगे। चलो इस सवाल का तो आंसर यहीं पे आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने समय में करेंगे। ये डिपेंड करता है कि काम कितना है और उसके ऊपर इस्तेमाल होने वाली एफिशिएंसी कितनी है। आंसर कितना भाई? 10 दिन। लेकिन जो सवाल यहां पर नहीं पूछे गए और पूछे जा सकते हैं वो क्या थे, उन पर आते हैं। हाँ, वो पूछ सकता था आपसे कि ए अकेले कितने समय में करेगा, बी अकेले कितने समय में करेगा और सी अकेले कितने समय में करेगा। ये भी पूछ लिया जाता है। तो भाई ए अकेले कितने समय में करेगा, ये डिपेंड करता है इनकी एफिशिएंसी पे। अच्छा बताओ, ये जो 5 एफिशिएंसी है किसकी है? ए प्लस, और ये 6 किसकी है? ए प्लस बी प्लस, तो ए प्लस बी मिलके 5 और ए प्लस बी प्लस सी मिलके तो किसकी एफिशिएंसी? सी की 1 रही होगी। ऐसे फिल्टर कर लोगे बिना माइनस किए ऐसे लिखकर। ये बताओ, ये 4 किसकी है? बी प्लस और ए प्लस बी प्लस सी की किसकी हुई? 2। सही है भाई। और 2 और 1 और यहां बी की 3 पता चल गई। तो जब ए अकेले करेगा तो काम तो 60 ही रहेगा, लेकिन क्षमता कितनी यूज करेगा? आंसर 30 दिन। जब बी अकेले करेगा काम तो 60 ही रहेगा, लेकिन क्षमता कितनी यूज करेगा? 3। आंसर 20 दिन। जब सी अकेले करेगा तो काम तो 60 ही रहेगा, क्षमता कितनी रहेगी? 1। आंसर 60 दिन। सही है? क्लियर है? हाँ, नोट। चलो पहले इसका आंसर दो, फिर नोट कराता हूं दोनों को एक साथ। इसमें 4 सवाल है, 2 सवाल है बेसिकली। एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। टाइप 1 नहीं है, बेसिक चल रहा है अभी। दिखाना असाइनमेंट। हाँ, टाइप 1। पहले 20 सवाल। हाँ, पहले 20 सवाल है ये, है ना? हाँ, 21 से फिर टाइप 2 स्टार्ट होगी। तो पहले 20 सवाल 30 सवाल थोड़े थोड़े चेंज करके। आया भी आंसर क्या? अच्छा बताओ, काम कितना माने? 60 ही मान लेते। 6 5 3, 6 और 5 11 और 3। तो भाई ये जो तीनों क्षमताएं हैं कितनी हो रही जुड़ के? लेकिन इस 14 एफिशिएंसी में डबल ए डबल बी डबल, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता इतनी। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता भाई 7 है। अच्छा, तो अगर जिसकी क्षमता पता चल गई समझ लो उसका समय पता चल गया। अब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? काम कितना है, क्षमता कितनी है? आंसर सही है भाई। अच्छा बताओ, ए प्लस बी की कितनी है? ए प्लस बी की 6, ए प्लस बी प्लस सी की बताओ 1। सही है। तो बताओ सी अकेला कितने समय में करेगा? अच्छा, बी प्लस सी की कितनी है? 5। बी प्लस सी मिलकर 5, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7। बोलो 2, और ये कितना बचा फिर? 2 और 1 3, 7। तो ए का समय भी निकाल सकते हो 60/2, बी का समय 60/सी का समय हो जाएगा। क्लियर है भाई? नोट कर लो जल्दी से फटाफट। अब 2-3 अच्छे सवाल कराता हूं टाइप 1 के। टाइप 1 आप कर लेंगे, मतलब
क्या कोशिश तो कर ही लोगे ना। ये छोटे छोटे टाइप 1 में मैंने बेसिक ही रखा है, ऐसे सवाल जो भी आए हुए हैं आ सकते हैं। हो गया। असली जो टाइम एंड वर्क शुरू होएगा वो होएगा क्वेश्चन नंबर 29 से, जब छोड़ के कोई बीच में कार्य छोड़ के चला जाता है, बीच में आ जाता है। पहले 28 सवाल तो टाइम एंड वर्क के बेसिक को लेकर है, लेकिन सवाल यहां से भी आते हैं प्रॉपर, ये सवाल आते हैं भाई सारे, व्हाई नॉट। रेलवे का एग्जाम तो बहुत आसान है इसके सामने। रेलवे क्या, एनटीपीसी ना। अरे भाई अभी तो पहली क्लास हुई है, 1 महीने बाद बताऊंगा। हो गया भाई, कर लो, नोट कर लो। ये नोट हो गया सभी का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कितना आ रहा है भाई? भाई ध्यान से पढ़ो सवाल को। 100, जो 60 आंसर दे रहे हैं वो ये नहीं पढ़ रहे, इतना ही मौका मिलेगा वहां भी गलती होने में। ऐसा नहीं है वहां सवाल के साथ लिखा हुआ आएगा, चेतावनी कृपया ध्यान दें कि डबल काम पूछा जा रहा है। और वहां तुम यहां से ज्यादा जल्दीबाजी में रहोगे, यहां तो बहुत रिलैक्स हो, वहां तो इससे ज्यादा स्पीड में रहोगे। 120 और सी और ए मिलकर बताओ भी कितना, 90। बताइए काम कितना माने, 360। 5 3 4 कह रहा तीनों मिलकर उस काम को दुगना। भाई तीनों की मिला के क्षमता, अरे 12 किसकी है ये 12, 2a प्लस बी प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 ही है। अब वो कह रहा है इससे दुगने काम को कितने समय में करेंगे। काम कितना है 300, लेकिन इसका कितना करवाना है दुगना। क्षमता कितनी भाई 60, यूज होने वाली क्षमता 60, आंसर 120 दिन। सही है। अब थोड़े से ये सवाल है, ये वन नोट करो करो करो। 8 मिनट लूंगा, एक चीज समझानी है ताकि जब हम कल मिले तो पहले 28 सवालों पे आप अप्रोच करके आए, अटेम्प्ट करके आए, और कल हम टाइप शुरू कर। सीट तो मिल ही जाएगी, कहां जा रही है वो मशीन, खचखच कर ही रही है भाई उधर, ठीक है, मशीन अपने काम पे लगी हुई है। अब इसमें उस मशीन की गलती नहीं है, सी असाइनमेंट में पेज ज्यादा है। गलती यह है कि मुझे पहले से नहीं पता था कि मुझे टाइम एंड वर्क शुरू करना है, वो मैंने यहां पे आके डिसाइड किया, वरना मैं उसे पहले ही भेज के रखता। तो यहां पे आके डिसाइड किया कि चलो टाइम एंड वर्क ही शुरू कर लेते हैं। हालांकि कोई भी चैप्टर शुरू करता हूं तभी भेजता सीट, वो भी उतना ही समय लगता। अब इधर ये 3-4 सवाल कराता हूं। एक काम को कितने दिन में कर रहा है,
और बी, दोनों अगर 8 दिन मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा? ये छोटे छोटे सवाल है। ये बताओ ए कितने दिन में कर रहा है भाई? 16 दिन में। बी, काम बताओ जल्दी से। 80 क्षमता, और भाई यहां तक तो कर ही लेंगे। अब वो कह रहा है यदि वे दोनों 8 दिन साथ मिलकर काम करें, इफ दे टुगेदर वर्क फॉर 8 days, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, बी इन 20 days, देन व्हाट, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। तो बताओ भाई, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो किस क्षमता से करेंगे? नो। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा था कि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन यूज एफिशिएंसी। तो ये बताओ वर्क बराबर किसके? टाइम इनटू। तो भाई ए और बी मिलकर कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। किस क्षमता से किया? अरे 9 की क्षमता से किया ना। तो भाई वर्क हो गया 8 गुणा कितना? 72 यूनिट हो चुका है। अब वो क्या पूछ रहा है, जो काम हो गया है बाकी रह गया? बाकी रह गया। तो भाई शेष कितना रहा? 8 रहा। 80 में से 72 हो चुका है, 8 बचा। 8 किस में बचा? 80 पे। फ्रैक्शन पूछ रहा है ना, 1/, तो कार्य का 1/10 भाग बचा हुआ है। क्लियर है? नोट करो, 2 सवाल और कराऊंगा, फिर आपका ये 28 तक लगभग बेसिक क्लियर हो जाएगा। और कल शुरू करेंगे इसके बढ़िया सवाल, छोड़कर जाने वाले कॉन्सेप्ट। 50% सवाल वहीं से आता है, बीच में कार्य छोड़कर जाने वाली टाइप से। फिर 50 से 60% सवाल वहां से रिपीट होते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते। एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, ये सब करना, वो यही सवाल सिखाते हैं। हो गया भाई? हाँ कर लो कर लो। हो गया? बताना इसका आंसर। एक बटे, भाई एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और बी 10 दिन में। वो दोनों मिलकर 5 दिन काम बताओ। 20 यूनिट, 1 और 2। कह रहा है दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। तो भाई 5 दिन काम किया, तो इन 5 दिन में क्या काम किया? 5 दिन का काम 5 गुणा, भाई मिला के क्षमता 3 है ना, कितने यूनिट? 15 यूनिट। कितना काम शेष रह गया? 5 शेष रह गया। 5 किस पे? मतलब 1/4 भाग शेष रह गया। हो गया? करो, नोट करो। हो गया भाई? बताना इसे। एक बटे ए और बी मिलकर 72 दिन में काम कर रहे हैं,
बी और सी उसे 120 दिन में कर रहे हैं और सी और ए 90 दिन में कर रहे हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिनों में कितना काम कर देंगे। इस बार ये नहीं पूछ रहा कितना बचेगा, कह रहा कितना कर देंगे। काम कितना भाई? 5 3। तो पहले तो बताओ 5 और 3 8 और 4 ये किसकी क्षमता है? सही है। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अब तीनों मिलकर भाई कितने दिन काम करेंगे? 3 दिन काम करेंगे। ये तीनों मिलकर 3 दिन किस क्षमता से कितना करेंगे? 18 यूनिट काम करेंगे। कितने में से? और इस बार पूछ रहा है कितना काम कर देंगे। तो भाई 18 कर देंगे 300। इस बार ये नहीं पूछ रहा कितना शेष रहेगा, 1/20 भाग।